दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं ज्योतिष और ये मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपना ही समझें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो पिछले वीडियो में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं पार्ट 4 में। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लें, ठीक है। इस वीडियो में अवतल दर्पण की उपयोग के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज़ में करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का जो आकार होता है इस तरह के होता है। इसको बाहर से रंजित किया जाता है, नहीं पॉलिश किया जाता है। अवतल दर्पण जो होता है वो धंसा हुआ होता है। इसका जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में होता क्या है, अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव होगा, इसको P से सूचित करते हैं। इसमें मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे मान लो फोकस है नहीं, और यहाँ पे मान लो C है। अवतल दर्पण में एक बात याद रखना है कि अवतल दर्पण में होता क्या चीज़ है। तो कोई भी किरण, हम जानते हैं कि कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, ये रहा मुख्य अक्ष और ये समांतर किरणें जा रही है। तो जो समांतर किरणें जाती हैं मुख्य अक्ष के, वो जब दर्पण से टकराती है तो फोकस से लौटती, फोकस पे जाके मिलती। ये हमें पता होना चाहिए। या दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये फोकस से जा रही हो, ठीक है, अगर फोकस से जा रही हो तो जब दर्पण से परावर्तन होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती। ये बात हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इतना हमें पता। अब आगे हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है सबसे पहले करते हैं दाढ़ी बनाने नहीं, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं। लेकिन नाई लोग को देखते हैं वो समतल दर्पण में ही बना देते हैं, नहीं, लेकिन समतल दर्पण का यूज हम क्यों नहीं कर सकते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग हम क्यों करते हैं, इसे आज डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो इसे साफ करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं, जबकि समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो समतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, कोई भी जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब पीछे तो बनता है, सीधा भी बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर ही बनता। बट अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में होता है कि जब वस्तु यहाँ पे P होगा और यहाँ पे F होगा, इधर C होगा, नहीं, तो अवतल दर्पण में होता है कि जब वस्तु P और F के बीच रखा जाता है, तो पिछले वीडियो में हम अच्छे से बता दिए हैं। तो जब P और F के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसे बनेगा, तो यहाँ से सबसे पहले एक समांतर किरणें जाएगी और कहाँ से लौटेगा, वो फोकस से लौटेगी। एक किरण जो C से जाएगा, नहीं, जो C से जाती है वो लौटती है C से। तो दो किरण इस तरह से गया और लौट गया। अब ये कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो पीछे जाके मिलाते हैं। कहाँ पे पीछे मिल रहा, नहीं, जहाँ पे पीछे जाके मिलता है ये इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु P और F के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता और काल्पनिक बनता और वस्तु से बड़ा बनता है। तो जब हमें दाढ़ी बनाना होगा तो हम चाहेंगे यही नहीं कि हमारा दाढ़ी दर्पण में बड़ा बड़ा दिखाई दे ताकि हम आसानी से काट सकें, नहीं, हमें काटने में दिक्कत ना हो, हमें खरोच ना लग जाए। इसलिए जबकि समतल दर्पण में हमारा जितना बड़ा दाढ़ी रहेगा, हम समतल दर्पण में देखेंगे तो दाढ़ी उतना ही बड़े दिखाई देगा, जिससे जब हम काटेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत हो सकता है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखा देता, बड़ा बड़ा दिखाई देता। तो जब हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो हमारा चेहरा, हमारा जो दाढ़ी है वहाँ उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो इससे हमें काटने में, दाढ़ी बनाने में आसानी पड़ेगा। इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में P और F के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। आप कॉपी में लिखते जाइएगा अगर लिखना हो तो। चलिए आगे देखते हैं अगला कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं टॉर्च में या गाड़ी के हेडलाइट में। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में करते हैं या गाड़ी का हेडलाइट, टॉर्च में, नहीं, तो टॉर्च में हम लोग क्यों करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि टॉर्च जब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो हम चाहेंगे यही ना कि टॉर्च से जो भी लाइट निकले वो बहुत दूर तक जाए, टॉर्च से जो लाइट निकले वो बहुत दूर तक जाए, हम यही चाहेंगे। क्योंकि टॉर्च है तो जितना दूर तक दिखा दे हमारे लिए उतना अच्छा टॉर्च रहेगा। या गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी जब हम चला रहे हैं तो गाड़ी के हेडलाइट में जितना दूर तक दिखाने की क्षमता रहेगा वो लाइट उतना अच्छा रहेगा, नहीं, तो हम चाहेंगे ये कि यहाँ से जो लाइट निकल रहा है वो बहुत दूर तक जाए, या तो गाड़ी हो या टॉर्च हो,
नहीं। तो अवतल दर्पण का एक नियम है, क्या है अवतल दर्पण का? मान लो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में होता कुछ है कि अवतल दर्पण में फोकस तो रहता नहीं और सी रहता। हम काची बोले कि अवतल दर्पण में अगर फोकस से किरणें जाती है, ठीक है, फोकस से किरणें जाती है तो इससे जब टकराती है तो समांतर लौटती है, नहीं समांतर। तो मान लो ये टॉर्च है, नहीं ये टॉर्च होगा, और टॉर्च में ये अवतल दर्पण लगा दिए। टॉर्च में देखे होंगे आगे जो शीशा के पीछे रहता है वो इस तरह से कटोरी टाइप का रहता है, अवतल रहता है, नहीं। तो ये टॉर्च में अवतल ऐसे लगा रहता है। और का होता उसके फोकस पे लाइट को लगा दिया जाता है, बल्ब को उसके फोकस पे लगा दिया जाता है। टॉर्च के जो छोटा बल्ब होता है वो अंदर जो अवतलाकार होता है लगा हुआ, उसके फोकस पे रखा जाता है। या जो गाड़ी के हेडलाइट होता है, गाड़ी के हेडलाइट इसी तरह के नहीं होता है, और यहाँ पे फोकस पे बल्ब को लगाया जाता है। अब इससे होता ये है कि यहाँ से जो किरणें निकलती है, जितने सारी भी किरणें निकलती है तो फोकस से निकल रही। जब फोकस से निकलती है तो टकरा कर सीधे लौट जाएगी, समांतर हो जाएगा। नहीं, जितना भी किरणें फोकस से जा रही है, यहाँ पर लाइट होगा तो वहाँ पर से चारों तरफ किरणें निकल रही होगी, तो जो इधर आ रहा होगा वो तो इधर आ गया होगा, जो ये साइड जा रहा होगा पीछे वो भी टकराने के बाद इधर ही लौट के चला गया होगा। नहीं, और समांतर होने के बाद बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक। देखो समांतर होने के बाद अनंत तक जाती है, यही नहीं होता। जब फोकस से किरणें निकल के जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो समांतर और बहुत दूर तक जाती है। तो यहाँ पे अगर लाइट होगा तो यहाँ से जितने भी किरणें निकल रही होगी वो जब दर्पण से टकरा रहा होगा तो समांतर हो गया होगा, और समांतर होने के कारण वो बहुत दूर तक जा रहा होगा। तो इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट या टॉर्च में करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस पर जब बल्ब को लगाते हैं तो बल्ब से निकलने वाली किरणें फोकस पर होती है वो बल्ब, तो वहाँ से निकलने वाली किरणें दर्पण से जब टकराती है, जो लाइट लगा हुआ आता है हेडलाइट या टॉर्च में, उसके पीछे जो ये अवतलाकार होता है, इससे जब टकराती है तो टकराने के बाद वो बहुत दूर तक जाती है, समांतर हो जाती है, मुखच के समांतर और बहुत दूर तक जाती है। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट या टॉर्च करते हैं। दिस इज सिंपल। नहीं, चलो आगे देखते हैं कि रोगियों के नाक कान गले आदि जांच करने में या दाल जांच करने में उपयोग करते हैं। क्यों? तो इससे पहले इसको हम साफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो रोगियों के नाक कान गले आदि को जांच करना डॉक्टर लोग यूज करते हैं, नहीं अवतल दर्पण। डॉक्टर लोग यूज कैसे करते हैं? तो डॉक्टर लोग, जो भी डॉक्टर लोग होते हैं, नहीं डॉक्टर लोग जो होते हैं वो अपने दिमाग पे यहाँ पे कटोराकार लगा के रखते हैं, कटोराकार अवतलाकार कटोरा टाइप के लगा के रखते हैं यहाँ पे, ताकि उससे होता क्या चाहिए कि जो भी रोगी लोग आते हैं जिसका गला में प्रॉब्लम होता है, नाक में प्रॉब्लम होता है, दांत में प्रॉब्लम होता है, तो अंदर वाला चीज़ को हमें देखना होता है, नहीं अंदर वाला गला वाला देखना रहता है। तो गला में अंदर वाले चीज़ अंदर जब देखना चाहेंगे तो अंदर अंधेरा दिखाई देगा, नहीं। तो अंदर वाला साफ साफ क्लीन देखने के लिए हमको क्या चाहिए? वहाँ पे लाइट होना चाहिए। तो वहाँ पे लाइट होना चाहिए। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो अपने कटोरा टाइप के जो अवतल दर्पण होता है वो यहाँ पे लगा के रखते हैं, ब्रेन में लगा के रखते हैं। जो भी रोगी लोग होते हैं जिसका गला का प्रॉब्लम हो, मुंह में दांत का प्रॉब्लम है, उसको मुंह को कहते हैं कि आप मुंह खोलिए। जब मुंह खोलते हैं तो होता यह है कि जो लाइट से बल्ब से ऊपर से यहाँ से जो किरणें आती है, ठीक है, तो ये किरणें आ रही होगी, तो किरणें जो आ रही होती है वो अवतल दर्पण से टकराती है, किरणें आती है अवतल दर्पण से टकराती है। और अवतल दर्पण करता क्या चाहिए? जो अनंत से किरणें आती है उसको एक जगह कन्वर्ज करता, नहीं अभिसरित करता, एक जगह मिलाता है। तो यहाँ से जो किरणें आती है वो जब दर्पण से टकराती है तो एक बिंदु पर जाके मिल जाता, कन्वर्ज हो जाता, नहीं एक ही बिंदु पर जाके मिल जाता। जब एक ही बिंदु पर मिलता है तो जो रोगी होता है, ये लोग ऐसा करते हैं कि इस तरह से फिक्स करते हैं कि रोगी के अंदर का मुंह में चला जाए ये किरणें। तो जो भी रोगी होते हैं तो उनको बोलते हैं कि अपना मुंह खोले, नहीं अपना मुंह खोले, तो अपना मुंह खोलवाते हैं, ठीक है। तो ये मुंह को फाड़ते हैं, मुंह को खोलते हैं जो रोगी, और ये अपना किरणें एक बिंदु पर फोकसित करवाते हैं, एक बिंदु पर फोकसित करवाते हैं। आप बताइए कि इधर से जो समांतर किरणें, बहुत सारी किरणें आ रही है, वो दर्पण से टकरा के जब एक ही बिंदु पर मिलेगा तो वहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, नहीं वहाँ पे क्लीन दिखने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा आने के कारण वहाँ अंदर
मुंह के अंदर बहुत सारा लाइट जाने के कारण अंदर वाले सारी चीज़ आसानी से दिखाई दे देगा। और जब आसानी से दिखाई दे देता है तो बहुत ही अच्छा से देख लेते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, दांत में कोई प्रॉब्लम है, कोई कीड़ा फंसा हुआ या गला में कहीं कोरोना तो नहीं फंसा हुआ नहीं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं कौन, डॉक्टर लोग नाक कान गले जाँच करने के लिए। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में अनंत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर कन्वर्ज हो जाता है, एक ही बिंदु पर अभिसरित हो जाता है, इसलिए जांच करने में आसानी पड़ता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नहीं, अब सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग हम सौर भट्टी में करते हैं। क्यों? तो अवतल दर्पण का उपयोग हम सौर भट्टी में क्यों करते हैं? सौर भट्टी मतलब सोलर प्लांट में नहीं, तो सोलर प्लांट में हम लोग क्या चाहिए, सोलर प्लांट में हम ये देखते हैं, सोलर होता है उसका काम क्या चीज आता है कि सोलर जो होता है लाइट एनर्जी को लेता है, लाइट एनर्जी को सूरज से किरण लेते हैं और इससे बना देता है क्या चीज, करेंट बना देता है। यहाँ पे जो बल्ब रहता है उसे बार देता है रात में, दिन भर चार्ज करता है और रात भर बढ़ता। तो हमें ये पता चला कि सोलर काम करता है कैसे कि लाइट एनर्जी को लेता है और उसको करंट एनर्जी में बदल देता है, विद्युत धारा बना देता है। तो विद्युत धारा बनाता है किस तरह से, जितना इसको लाइट एनर्जी ज़्यादा मिलता है ये करंट उतना ज़्यादा बनाता है। तो सोलर पर होना चाहिए क्या, लाइट ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिलनी चाहिए। जितना ज़्यादा लाइट मिलेगा इसे उतना ज़्यादा ये लाइट देगा, बाद में उतना ही ज़्यादा करंट बनाएगा। नहीं, ज़्यादा करंट बनाएगा तो ये ज़्यादा लाइट देगा। तो सोलर कुकर हमें ज़्यादा यूज करने में वहाँ ना अच्छा रहेगा जहाँ पे लाइट ज़्यादा मिलेगा। तो सूरज से तो इतना मिलता ही मिलता, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा ये करंट बनाए, इसके लिए क्या करना होगा, और ज़्यादा लाइट एनर्जी की जरूरी पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, तो यही अवतल दर्पण के काम का चाहिए, जो अनंत से आता है उसको एक जगह कन्वर्ज कर देता। तो सूरज से आ रहा है तो ये अवतल दर्पण पर भी आ रहा होगा बहुत सारी किरणें, जितने सारे किरणें आ रही होगी अवतल दर्पण पर, टकराने के बाद वो एक बिंदु पर कन्वर्ज हो जा रहा होगा और उसको इस तरह से फिट किया होगा कि वो जाके सब कन्वर्ज हो रहा होगा कहाँ, सोलर कुकर पर, सोलर पर नहीं, यह भी जो किरणें इस पर पड़ रही होगी अवतल दर्पण पर, टकराने के बाद ये सोलर पे आके एक ही बिंदु पर कन्वर्ज हो रहा होगा। तो देखिए जो सीधे जा रहा था इस सोलर पर वो तो जा ही रहा, इधर से अगर 2 अवतल दर्पण हम और लगा दिए तो बाहर से आने वाली और सारे लाइट वो भी कन्वर्ज करके उसी सोलर पे जा रहा। तो बताइए ये सोलर पे लाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं सारा लाइट इसी पे आ रहा तो सोलर पे बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी बढ़ जाएगा और इसी कारण से करंट बहुत ज़्यादा बनाएगा तो लाइट हमें भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। नहीं, तो इसीलिए सोलर भट्टियों में हम यूज करते हैं किसको, अवतल दर्पण को। तो बोलेगा सोलर भट्टियों में अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि सोलर भट्टियों में हमें करंट की ज़रूरत होती है और करंट उतना ही ज़्यादा मिलता है जितना लाइट एनर्जी मिलता है। तो ज़्यादा लाइट एनर्जी देने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण अनंत से आने वाली किरणें को एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देता, एक ही बिंदु पर कन्वर्ज कर देता, एक ही बिंदु पर फोकसित कर देता, जिसके कारण वहाँ पे एनर्जी बढ़ जाता। नहीं, तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो को पीछे करके फिर से लिख सकते हैं।